हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द JIB ऑन द गो सीरीज। ऑन द गो सीरीज एक ऐसी सीरीज जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा AFM में लेक्चर नंबर 35 है, विच इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एड्यूटैप हैज लॉन्च्ड अ फ्यू कोर्सेज टू एक्सेलरेट योर एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आ जाएगा। एक ऐसा कोर्स जहां पर आप अपने सिलेबस को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिलेंगे। मॉड्यूल वाइज आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी अपने कंप्लीट सिलेबस की। क्लासेस से सिलेबस कवर करिए करिए और मॉक टेस्ट की हेल्प से एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। देन कम्स द सुपर क्रैश कोर्स, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। 24 लाइव क्लासेस में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। सुपर क्रैश कोर्स की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। और वहीं पर अगर एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर कर टेस्ट सीरीज की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं। इन कोर्सेज में कैसे एनरोल करना है और इन कोर्सेज के बारे में और बातें हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी टाइप ऑफ कॉस्टिंग है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट को एक एस्टिमेटेड या स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हम लोग जब कॉस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, उस टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट का एक एस्टिमेट निकाल रहे हैं कि लगभग एक यूनिट को बनाने में मान लो इतना खर्चा आएगा। और जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट को बाद में कंपेयर किया जाता है और इनके डिफरेंसेस यानी वेरिएंसेस को निकाला जाता है। देन डिफरेंसेस की बात अगर करें तो डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए पॉसिबल एफर्ट्स किए जाते हैं, ताकि बिजनेस की इनएफिशिएंसीज, ताकि बिजनेस की वेस्टेजेस को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सिंपल है, क्योंकि वेरिएंस को एसरटेन करना है। जैसे ही हम वेरिएंस को एसरटेन या कैलकुलेट करते हैं, हम मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हैं टू लोकेट एंड एलिमिनेट द सोर्सेज ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड वेस्टेज। यहाँ पर अथॉरिटी को डेलीगेट करना, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना कंपैरेटिवली सिंपलर प्रोसेस रहता है। साथ ही साथ जब स्टैंडर्ड्स हम लोग सेट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग स्टाफ, जो वर्किंग स्टाफ है, उसके लिए एक बेंचमार्क सेट हो जाता है दैट दे हैव टू परफॉर्म दिस मच लेवल, कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। जो उनसे एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स को अचीव करें, देन सो दे शो अ ग्रेटर एफिशिएंसी व्हाइल परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हम सेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमें उम्मीद है कि लगभग इतने प्राइस में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर कर हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट का एक प्राइस एस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि जनरल स्टैंडर्ड्स जिन्हें आप कह सकते हैं। ये बेसिक स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। ठीक है, पास्ट डेटा के बेसिस पर ये एक जेनरिक स्टैंडर्ड्स जो हैं बनाए जाते हैं। ठीक है। देन कम्स आइडियल स्टैंडर्ड। ये एक परफेक्ट सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि बिजनेस की जो कंडीशंस हैं वो क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, कि बिजनेस की जो कंडीशंस हैं वो परफेक्ट है, कोई भी वेस्टेज नहीं है बिजनेस में, कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं है। नो इनएफिशिएंसी एंड नो वेस्टेज इज देयर इन द बिजनेस। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स जो है ये थोड़े से अनअचीवेबल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, बिकॉज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिना वेस्टेज के काम नहीं हो सकता, एकदम परफेक्ट सब कुछ बिजनेस में नहीं हो सकता। तो थोड़े से अनअचीवेबल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये होते हैं, ये एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बाहर होते हैं। वेराज जो करंटली अवेलेबल स्टैंडर्ड्स हैं या करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स भी आप इनको बोल सकते हो, ये काफ़ी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बनाए जाते हैं। दीज आर अचीवेबल एज वेल। और ये स्टैंडर्ड्स सभी कंडीशन सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि बिजनेस में इनएफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, बिजनेस में वेस्टेज भी हो सकती है, और बिजनेस में किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो की जा सकती है, कैसी परफॉर्मेंस बिजनेस कर रहा है, उसके बेसिस पर ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं।
देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट किसकी किसकी निकालते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ऑफ डिफरेंट ओवरहेड्स। प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना, प्रिपेयर बजट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट का मार्जिन निकालना भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से सुटेबल रहता है। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट को सेग्रीगेट कर रहे हैं, एसरटेन कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर कर चल रहे हैं। जहां जहां पर हमें वेरिएंसेस नजर आ रहे हैं, जहां जहां पर हमें वेस्टेज या इनएफिशिएंसीज नजर आ रही हैं, तो उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लिए जाते हैं। अब जब हम अलग अलग कॉस्ट कंपोनेंट्स के वेरिएंसेस को फाइंड आउट करते हैं तो वेरिएंसेस को रिमूव करना, वेरिएंसेस को रिड्यूस करना भी हमारा एक मोटिव रहता है। वेरिएंस को एनालाइज करना, वेरिएंस को एसरटेन करना कि उसको वेरिएंस आने के कॉजेज क्या हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड्स कॉस्टिंग। उसके बाद अगर हमें लगता है कि जो हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा रखी है, जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ऑफ कॉस्ट, ऑफ प्राइस, ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम, अगर वो स्टैंडर्ड्स हमें लगते हैं कि वो अनरियलिस्टिक हो रहे हैं कंसिडरिंग द करंट मार्केट सिनेरियो, तो उन्हें रियलिस्टिक बनाने के लिए भी एफर्ट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगी। इसमें दो चीजें कैलकुलेट होंगी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होगा, जहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में लगेगा, उसको सेट किया जाता है। मटेरियल्स प्राइस से हमारा क्या मतलब है कि जो हमने मटेरियल यूज किया है उसका पर यूनिट प्राइस कितना है, दैट इज द मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। लेबर को लेकर स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम एंड लेबर रेट स्टैंडर्ड यहाँ पर इंक्लूडेड है। स्टैंडर्ड लेबर टाइम मतलब कि एक लेबर को कितना टाइम लगेगा पर यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर को कितना टाइम लगेगा। एंड देन क्या वेज रेट हमने एस्टिमेट किया है जो हम अलग अलग लेबर ग्रेड्स को प्रोवाइड करवाएंगे फॉर कंप्लीटिंग, फॉर डूइंग द टास्क ऑफ प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड की फॉर्म में हो सकती है। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट्स जो हैं वो हर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए बना एसरटेन किए जाएंगे और फिर अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अप्लाई किए जाएंगे। कुछ और कॉस्ट जैसे कि एडमिन कॉस्ट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इनको भी पास्ट डेटा के बेसिस पर स्टैंडर्डाइज किया जाता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको पता है कि सेल प्राइस को डिटरमाइन करना, कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर बेस्ड सेल प्राइस को डिटरमाइन करना, कॉम्पिटिटर का प्राइस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देख कर सेल प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बनाया जाता है। देन इज व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस, तो हम बार बार बात कर रहे हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है, वेरिएंस है। कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमें एक बेस प्रोवाइड करवाता है। वेरिएंस हम अलग अलग जो है डायरेक्ट अलग अलग जो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं उनके वेरिएंसेस हम निकाल सकते हैं, विच इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में दो वेरिएंस आ जाएंगे, अभी जैसे हमने बात की मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो क्यों आएगा, इट विल कम ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल की एस्टिमेटेड और मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा। अब इसका रीजन क्या हो सकता है इन्फ्लेशन हो गई हो, कि आपने जब प्राइस एस्टिमेट किया तब आपने इतना हाई जो है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर मटेरियल आपने एस्टिमेट नहीं किया, इन्फ्लेशन आ गई, महंगा प्रोडक्ट मिलने लग गया। आपने कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सेज से प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपने बल्क परचेजेस कर कर ट्रेड डिस्काउंट अवेल नहीं किया, आपको इमरजेंसी परचेजेस करनी पड़ी शॉर्ट नोटिस पर जो आपको महंगी पड़ी, और कई बार एक फेवरेबल वेरिएंस भी आ जाता है, मतलब कई बार आपकी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम भी हो सकती है। तो हो सकता है आपने इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल खरीद लिया और जिससे आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम आ गई हो। देन इज द मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यहाँ पर जो है डिफरेंस आपका एस्टिमेटेड और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल में आएगा। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल में एस्टिमेटेड और एक्चुअल लेवल पर अगर डिफरेंस आएगा तो वो मटेरियल यूसेज वेरिएंस होगा। इसके रीजंस क्या है, इन्फीरियर क्वालिटी, थेफ्ट, पिल्फरेज, उसके अलावा वेस्टेज बढ़ जाना ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग, आप स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, फिनिश गुड्स की क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपने एनविसेग नहीं किए थे।
लेबर रेट वेरिएंस मतलब कि जो एक्चुअल वेज आप पर आर पे कर रहे हो और जो आपने स्टैंडर्ड वेज पर आर एस्टिमेट की थी उसके बीच में डिफरेंस। इसका रीजन ये हो सकता है कि कोई नया वेज एग्रीमेंट आ गया हो जिसमें लेबर ने हाई लेबर चार्जेस की डिमांड की हो, आपने स्किल और अनस्किल्ड लेबर का जो मिक्स बनाया है उन उसमें आपका एस्टिमेशन गलत हो गया हो। लेबर टाइम वेरिएंस, जिसको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोलते हैं, एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच में डिफरेंस टू मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस वन यूनिट। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं था, लेबर को टाइम ज़्यादा लगा प्रोडक्शन कंप्लीट करने में, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया, लॉन्गर रूट फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज हो गया, नया टूल नई मशीनरी आ गई जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में चेंजेस आ गए, एक्चुअल और एनवीसेक्ड स्किल्स डिफरेंट है, नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस है, या फिर जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ने ध्यान से अपना काम नहीं किया, सुपरवाइजर ने सुपरविजन अच्छे से नहीं करी जिस वजह से लेबर ने उसका बेनिफिट उठाया और टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया टू डू द पर्टिकुलर टास्क। ओवरहेड वेरिएंसेस वेरिएबल और फिक्स लेवल पर हो सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस वो होंगे जब एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर आर और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर आर में फर्क आ रहा है, वेयर एज जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपके सेम है। वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कब आएगा? जब आपके स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर आर में फर्क है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है एक्चुअल और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड में फ़र्क है। ये जो वेरिएंस है ये एक मिसलीडिंग रिजल्ट दे सकता है बिकॉज एक एरिया का हम ओवरऑल देख रहे हैं, है ना, तो एक एरिया में इंक्रीज दूसरे एरिया के डिक्रीज से ऑफसेट हो सकता है ना। और इसके कॉजेज क्या हैं? प्राइजेस में प्राइजेस बढ़ जाना, सुपरवाइजर की सैलरी बढ़ जाना, एडिशनल आपने जो एम्प्लॉयज़ हैं पर्सनल हैं वो हायर कर लिए हैं जिस वजह से यहाँ पर डिफरेंसेस आ सकते हैं। वेरिएंस की अकाउंटिंग सिस्टम का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। आप यूजुअली इन तीनों में से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लेते हो टू अकाउंट फॉर द वेरिएंसेस। या तो आप वेरिएंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हो, या फिर आप फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस या कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में इन्हें एलोकेट कर देते हो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन। ठीक है। और या फिर आप इसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। अगर आपके पास पॉजिटिव वेरिएंसेस आते हैं तो आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर कर चलते हो और इनको नेगेटिव वेरिएंसेस के अगेंस्ट फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट कर देते हो। वेरिएंसेस को रिपोर्ट कैसे करना है? तो देखिए, वेरिएंसेस की रिपोर्ट आपको मैनेजमेंट को देनी है। ठीक है, सिर्फ नेट रिजल्ट्स के बारे में आपको नहीं बताना है, बट आपको क्लियरली मेंशन करना है कि वेरिएंस फेवरेबल है, वेरिएंस एडवर्स है, और फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस को आपको सेपरेटली मेंशन कर कर चलना है। रिपोर्टिंग आपकी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए ताकि फर्दर वेरिएंसेस में इंक्रीज ना आए। हर कॉस्ट सेंटर के वेरिएंस को आप करेक्टली जो है सेपरेटली आप रिपोर्ट करेंगे। अगर वेरिएंस आपने गलत कॉस्ट सेंटर में एट्रीब्यूट कर दिया या किसी कॉस्ट सेंटर के साथ मर्ज कर दिया तो उसकी वजह से जो ओवरऑल रिपोर्ट है वो हो सकता है एक मिसलीडिंग रिजल्ट प्रोवाइड करवाए, और मिसलीडिंग रिजल्ट मतलब मिसलीडिंग डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट आप ही की वेरिएंस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। मैनेजमेंट उसी वेरिएंस रिपोर्ट के हिसाब से ही क्या कर रही है? डिसीजंस ले रही है। जो फॉर्म ऑफ रिपोर्ट है वो जैसी मैनेजमेंट की नीड है, जैसी मैनेजमेंट की प्रेफरेंस है, उस हिसाब से ही रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जानी चाहिए। नाउ कम्स मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पर वन एडिशनल यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर कितना खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा है वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है उन्हें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन equals to sales price minus वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कॉस्ट रिपोर्टिंग दोनों ही फंक्शन इन्वॉल्व हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट को हम सेग्रीगेट कर देते हैं इनटू द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं।
ठीक है। फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाता, वेयर एज इट इज चार्ज टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड डायरेक्टली। और किसी भी प्रोडक्ट का मार्जिनल कंट्रीब्यूशन जो है वो आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए उसको आप यूटिलाइज करोगे। माइनर कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है, आपको सेल प्राइस डिसाइड करने का एक अच्छा जो है बेसिस मिल जाता है। जो भी डेटा मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है उसको रिट्रीव करना आसान है, रेगुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से डेटा मिल जाता है। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हमें पता चल जाएगी। हमें उस पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से नीचे तो हमारा बिजनेस जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता है ना। अगर इस पॉइंट से नीचे जाता है हमारा बिजनेस तो वो लॉसेस हो जाएंगे, अगर इससे ऊपर रहता है तभी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स का अप्रेजल, बिजनेस सेगमेंट्स का अप्रेजल करवाना जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से आसान हो जाएगा। इफेक्टिव प्लान्स बनाए जा सकते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग के, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग काफ़ी हेल्पफुल रहता है। माइनर कॉस्टिंग की अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करना इतना आसान नहीं है, और ना ही फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को लेकर जो एजम्पशन बुक्स में है वो इतनी रियलिस्टिक है कि वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग किया जा सके। दैट इज नॉट दैट इजी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक हो जाती है क्योंकि यहाँ फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया जाता, ठीक है। सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो माना जाता है कि वो सेम है, जबकि इन रियल सेल प्राइस कभी भी सेम नहीं रह सकता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और लॉन्ग टर्म के लिए माइनर कॉस्टिंग से ज़्यादा जो दूसरे मेथड्स हैं जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वगैरह वो ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, जहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट जो कि इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन बढ़े या घटे उससे फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेर एज जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन से लिंक्ड है। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन में इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेल्स जो सेल प्राइस है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक फर्म अगर थर्मोमीटर्स मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी फिक्स कॉस्ट गिवन है हमारे को, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, सेल प्राइस इज 160 पर यूनिट, और ड्यूरिंग द ईयर उसने 3000 थर्मोमीटर सेल किए हैं। तो हमें प्रॉफिट निकालने को बोला है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा सेल प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस सॉरी माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो सेल प्राइस आपका कितना है 160, नंबर ऑफ यूनिट्स आर 3000, माइनस आपकी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, प्लस वेरिएबल आपकी 120 है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 3000 है। तो ये 4 लाख 80 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, दिस इज 360। तो मेरे पास प्रॉफिट जो है वो आ गया है, प्रॉफिट आपके पास 20,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट इज 20,000 रुपीज। क्लियर, आगे चलते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस अभी हम बात कर कर आए हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। अगर कोई भी एक्टिविटी बिलो द ब्रेक इवन लेवल होगी तो कंपनी जो है वो लॉसेस करेगी, वाइल अगर इसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट्स में डील कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट 2 लाख दी हुई है, सेल प्राइस पर बल्ब इज 60 एंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट इनपुट्स जैसे मटेरियल लेबर यूटिलिटीज आपको 40 दी हुआ है। तो ब्रेक इवन जो है लेवल आपको निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रहता है, मेरा फॉर्मूला रहता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है 2 लाख, एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं पहले। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स 60 है, वेरिएबल कॉस्ट 40 है, यानी कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 20 आ गया।
तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ जाएगा, 10,000 यूनिट्स आ जाएगा। और अगर मनी की टर्म्स में बात करें यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस की मैं बात करूं, तो वो हो जाएगा 10,000 यूनिट्स इंटू 60, यानी कि 6 लाख रुपीज इज द ब्रेक इवन पॉइंट। देन इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए, टर्म लोन्स जब बैंक्स देते हैं हमें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें टर्म लोन देते हैं, तो वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करते हैं। हमें मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी का पता चल जाता है कि जिससे नीचे तो बिजनेस अफोर्ड ही नहीं कर सकता ऑपरेट करना। साथ ही साथ बिजनेस की मैनेजमेंट जब इंसेंटिव्स प्लान करती है, इंसेंटिव्स को बनाती है, तो उसे भी एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से प्रॉफिट के ऊपर इंक्रीज प्रोडक्शन का इम्पैक्ट आएगा। अलग अलग प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है डिसाइड कर सकती है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट कि क्या हमें फर्दर प्रोडक्शन करनी चाहिए या फिर हम इस प्रोडक्शन को या इस प्रोसेस को आउटसोर्स करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल रहता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। देन कम्स द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कंट्रीब्यूशन और सेल्स की रेशो को हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कहते हैं। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का यूज करते हैं। फॉर्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिट प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस इज 160 एंड वेरिएबल कॉस्ट 120 है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन फॉर अस विल बी 40। ठीक है, और अगर मैं पीवी रेशो की बात करूं तो पीवी रेशो हो जाएगी 40/160 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 25% मेरी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन लेवल से कितना ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हो, द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड सेल्स यू आर थिंकिंग ऑफ और ब्रेक इवन सेल्स, वो आपके पास क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो एस्टिमेटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल बाय एस्टिमेटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मुझे निकालना हो तो एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है? 110, ब्रेक इवन सेल्स 70 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 40/110 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कुछ 36.36% के आसपास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी आ जाएगी इन द परसेंटेज टर्म्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जा रहा था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जिसको हम फुल कॉस्टिंग कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट के साथ इंक्लूड किए जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग पर्पजेस के लिए यूज की जाती है, वेयर एज जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो सिर्फ मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग यानी इंटरनल पर्पजेस के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग की जाती है। क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड, फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिए हुए हैं और आपको वेरिएबल जो है डायरेक्ट इनपुट्स मटेरियल लेबर यूटिलिटी इन वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आपको 60,000 की दी हुई है। टोटल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन द ईयर आपको 15,000 दिए, तो आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालनी है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालने के लिए सबसे पहले मैं वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकाल लेती हूँ। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 60,000 मेरे टोटल वेरिएबल ओवरहेड है और 15,000 मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी मेरा वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना आ गया? 4 आ गया। ऐसे ही फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकल जाएगा, विच इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000, जो कि आ गया मेरा 10। तो टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 4 रुपीज़ ओवरहेड की और 40 मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, यानी कि 44। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या किया जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दिया जाएगा पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 44 है, फिक्स कॉस्ट 10 है, यानी मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ गई है 54 रुपीज़।
सो आज वाले कंसेप्ट्स को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूजेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। वेरिएंसेस अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी ठीक है। इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, ये भी ठीक है। इट इग्नोर्स इनएफिशिएंसीज, नो, यहाँ तो इनएफिशिएंसीज का ही फोकस है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी से इनएफिशिएंसीज और वेस्टेजेस को रिड्यूस करने का पॉसिबल एफर्ट किया जाता है। यानी यहाँ मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्म हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 25। आपको ब्रेक इवन निकालना है इन यूनिट्स। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 1 लाख मेरी फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 हो गया, तो यानी कि मेरे पास 4000 जो है वो क्या आ गए हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स। यानी कि ऑप्शन बी मेरे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो that was all about today's lecture, and now let's discuss about the courses जिनके बारे में हमने इस सेशन की स्टार्टिंग में बात की थी। एडुटैप की वेबसाइट जाएंगे, edutap.in, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको एड्यूटैप की वेबसाइट विजिबल होगी। ठीक है। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक कैप्सूल की तरह एक कोर्स है, आपकी सभी समस्याओं का निवारण है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपनी कन्वीनियंस, अपने टाइम के हिसाब से कभी भी इस कोर्स को पढ़ सकते हैं, है ना। मॉड्यूल वाइज आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी रिकॉर्डिंग्स को वॉच कर सकते हैं और अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे, जिसकी हेल्प से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और भी ज़्यादा क्रिस्प और भी ज़्यादा रिफाइंड हो जाएगी। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स जो है चारों कंपोनेंट्स के लिए इकट्ठा भी अवेलेबल है, और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैंकर्स कैप्सूल कोर्स भी चारों ही सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है। देन कम्स द सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको 24 लाइव क्लासेस में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जा रहा है। 24 लाइव क्लासेस में अगर सिलेबस कवर हो रहा है, यानी कि एक सब्जेक्ट की 6 ही क्लासेस रहेंगी, और 6 क्लासेस में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। अच्छे से इस कोर्स को फॉलो करने से आपके एग्जाम क्वालिफिकेशन करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। लाइव बेसिस पर पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स भी साथ साथ क्लियर होते रहेंगे। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। साथ ही साथ देयर इज अ टेस्ट सीरीज, जिनकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है वो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर कर मॉक टेस्ट की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय।